Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखेंगे AITS मेन टेस्ट 3 जो कि 23 को हुआ था। तो आज हम केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का सॉल्यूशंस देखेंगे, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक का। तो देखिए, जो केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे बाबू। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा 51 में क्या पूछा गया है? द हाईएस्ट इंडस्ट्रियल कंजप्शन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज टू प्रोड्यूस द कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट। मतलब ये पूछा गया कि कौन सा बनाने में कंपाउंड को, किस एलिमेंट में ज्यादा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की कंजप्शन होती है। ठीक है, तो आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा यहाँ पर, हैवर्स प्रोसेस जिसको बोला जाता है। हैवर्स प्रोसेस क्या होता है बाबू? N2 प्लस 3 मोल ऑफ N2 प्लस 3 मोल ऑफ H2 का अगर हम रिएक्शन कराएं, दोनों की फॉर्म क्या रहेगी? ए भी गैसियस फॉर्म में, ए भी गैसियस फॉर्म में, और रिएक्शन होती है यहाँ पर आयरन कैटलिस्ट यूज किया जाता है। Fe आयरन एज ए कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। जैसे ही आप आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे और रिएक्शन बाबू नियर अबाउट 673 केल्विन पर होता है ये, और 200 एटीएम प्रेशर पर ये रिएक्शन होती है। टेम्परेचर 673 और प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब हम रिएक्शन कराएंगे तो जो बनेगा हमारा, क्या बनेगा? NH3 बन जाएगा। 2 मोल ऑफ NH3, 2 मोल ऑफ NH3। तो वो क्वेश्चन यही पूछा गया है आपसे कि कहां मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मतलब किसकी बात कर रहा है? H2 की। तो किस कंपाउंड को बनाने में H2 जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है वहां सबसे ज्यादा कंजप्शन हो रही है? तो अमोनिया हो गया। किसमें? अमोनिया में। और अमोनिया में कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन है। कौन सा है? नाइट्रोजन है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बाबू? नाइट्रोजन। मैं आपको एक डेटा बता दे रहा हूं, या नियर अबाउट जो परसेंटेज की रेशियो आती है वो 55% आता है। कितना? 55% आता है। कितना? 55%। तो 51 का आंसर नंबर 2 डेट इज नाइट्रोजन। कितना कंजप्शन हुआ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का अमोनिया को बनाने में? तो 55%। और अमोनिया में कौन सा है? नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 52 में इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट पूछा गया। देखिए, जो 52 क्वेश्चन है हमारा बाबू, 52 क्वेश्चन आपने एक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl पढ़ा है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। हम NaCl एक्वस की नहीं बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टेन स्टेट में। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टेन स्टेट में कराएंगे 52 में, तो उसका नाम है कास्टन कर्नल सेल। जब हम कास्टन कर्नल सेल लेंगे बाबू, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं हम? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl से। किससे बाबू? NaCl से। NaCl की हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, और इसकी जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम कराएंगे उसका नाम क्या है? कास्टन कर्नल सेल। तो देखिए, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक हमारा रिएक्शन किस पर जाएगा? कैथोड पर जाएगा। और जब कैथोड पर जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो कैथोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन होगा बाबू तो सोडियम क्या करेगा बताइए? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर Na+ में गया। कैथोड पर ऑक्सीडेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। तो यानी ऐसे हम दिखाएं, Na+ 1 इलेक्ट्रॉन है, लूज कर किस में गया? ये एक ऑक्सीडेशन करेगा। कैथोड पर रिडक्शन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ये Na में चला गया, Na में गया। और फाइनली क्या करेगा? हम अमलगम मिलाते हैं इसमें। अमलगम मिलाएंगे बाबू, अमलगम तो सोडियम अमलगम का क्या बन जाएगा? Ly बन जाएगा। Na और अमलगम का क्या बनेगा? Ly। तो कैथोड पर जो रिएक्शन होगी हमारा, कैथोड पर इस इलेक्ट्रोलाइसिस में NaCl, कैटाइन क्या हो गया? Na+ और एनाइन क्या हो गया? Cl- हो गया। ठीक, एक्वस नहीं लिया, एक्वस ले लेता मैंने तो अगर कैटाइन दो टाइप के हो जाते हैं, Na+ और H+, क्योंकि वाटर में क्या होता है? H+। तो वहां फिर कंपेरिजन हो जाता है कि कौन सा एनाइन, कौन सा कैटाइन कैथोड पर जाएगा और कौन सा एनाइन एनोड पर जाएगा। ठीक है, तो यहां सिर्फ मोल्टेन स्टेट लिया गया है, तो कैटाइन एक ही है Na+ और एनाइन भी एक ही है Cl-। तो कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होगा? चार्ज घट जाएगा, प्लस है,
ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, घट गया, +1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया, तो रिडक्शन हुआ और फाइनली हमने क्या मिला है, अमलगम कैलोय मिला है, सोडियम अमलगम बन गया। ठीक, और वही एनोड पर क्या होगा बाबू, ऑक्सीडेशन होगा। और जब एनोड पर ऑक्सीडेशन हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन में हम क्या लिखते हैं बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी, तो Cl-1 में है और -1 से बाबू ये अगर हम रिएक्शन बैलेंस करके लिखें तो 1/2 Cl2, ये बैलेंस करेंगे तो 1 Cl हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 1/2 और N2 ये कितना है 2, तो ये कट गया, तो Cl कितना आ गया 1 और -1 चार्ज अभी किस में चला गया, 0 में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, बढ़ गया और 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैथोड और एनोड की रिएक्शन होती है। और फाइनली जो सोडियम अमलगम आपको मिला है, उसकी रिएक्शन आप वाटर से करा देंगे तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एज ए बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखिए फाइनली जो NaHg हमने मिला है उसकी हम रिएक्शन क्या करा देंगे, इसी में 2 मोल Na सोडियम अमलगम अब प्लस रिएक्शन किससे करा देंगे बाबू, वाटर से। तो फाइनली यहां से क्या मिल जाएगा बताइए आपको, यहां से H2 बाहर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, 2 मोल ऑफ NaOH अब प्लस साथ में क्या बाहर हो गया, H2 बाहर हो गया, तो ये बाई प्रोडक्ट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्टेन एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ये मेन प्रोडक्ट हमारा NaOH और ये क्या हो गया, H2 हमारा एज ए बाई प्रोडक्ट। तो इसी मेथड को इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl की जब हम बात करते हैं तो क्या बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं कास्टर कर्नल सेल। क्या बोलते हैं बाबू, कास्टनर केल्नर सेल बोला जाता है। इसी मेथड को क्या बोला जाता है, कास्टर कर्नल सेल, जिसमें H2 एज ए बाई प्रोडक्ट है और हमें क्या मिला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 52 में ऑप्शन नंबर 1 सोडियम एज ए बाई प्रोडक्ट, NaOH बना लिया, सॉल्यूशन कैसा हो गया हमारा, बेसिक हो गया, और यहां से H और अमलगम बचा तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। तो NaOH प्लस H2 और भी बनेगा, मेन आपको ये दोनों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें 56। देखिए जो 56 दिया है बाबू, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट करेक्ट दिया गया। ठीक है, तो आप एक बार नोट करेंगे, 56 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 56 में ये पूछा गया है कि कौन सा हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक, तो 56 क्वेश्चन में कौन सा हमारा करेक्ट नहीं है, तो आपको मैं स्टार्टिंग से डेटा बताते जा रहा हूं जो जो दिया गया है 56 क्वेश्चन में। (56) में क्या पूछा गया है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2 इज हाईएस्ट अमॉन्ग द डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन्स ए सिंगल बॉन्ड। देखिए जो 56 क्वेश्चन है वहां यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर बाबू 56 को। तो यहां आपको एक बात ध्यान देना होगा 56 में कि बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड होता है, HH सिंगल बॉन्ड, HH सिंगल बॉन्ड, ये कैसा बॉन्ड है, HH सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड होता है। ये जो HH सिंगल बॉन्ड है ना बाबू, ये सबसे स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड है ये among all the single bond, among all the single bond, among all the single bond, जितना भी सिंगल बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड होता है HH का, जो कि किसमें पाया जाता है, इन H2 मॉलिक्यूल में। किसमें पाया जाएगा, H2 में। H2 में जो सिंगल बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक, जब बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसको तोड़ना आसान नहीं होगा, इसको तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। जब अब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलिए या उसी को बॉन्ड एनर्जी बोलिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलिए या उसी को क्या बोलिए, बॉन्ड एनर्जी बोलिए, दोनों क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये तो हमारा सही है।
डाईहाइड्रोजन इज प्रोड्यूस ऑन रिएक्टिंग विथ जिंक HCl। देखिए डाईहाइड्रोजन जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है इसमें, डाईहाइड्रोजन बनाने का तरीका है, आप जो एम्फोटेरिक नेचर के हैं, जो एम्फोटेरिक नेचर वाले कौन कौन से हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब का रिएक्शन अगर आप, क्योंकि एसिड और बेस एम्फोटेरिक है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेंगे, और भी सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं, जैसे बेरिलियम है, पीबी है, और भी सारे हैं, जैसे एंटीमोनी के ऑक्साइड हैं, क्रोमियम के हैं ऑक्साइड, वो भी क्या हो जाते हैं, एम्फोटेरिक। तो यहां हम दो की एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, एल्युमिनियम और जिंक से। तो यहां पर ये एम्फोटेरिक नेचर का है। एम्फोटेरिक मतलब एसिड के साथ भी रिएक्शन होगा और बेस के साथ भी होगा। तो अगर बाबू हम HCl के साथ इसका रिएक्शन लिखे एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा कि नहीं, यहां से सॉल्ट बन जाएगा। जब सॉल्ट बनेगा तो AlCl3 बन जाएगा, AlCl3 एक्वस, या फिर क्या बनेगा, ZnCl2 एक्वस, और साथ में आपका क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। H2 क्या हो जाएगा, साथ में आपका H2 बन जाएगा, डाईहाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। और अगर इन्हीं का अगर आप रिएक्शन कराएं, Al या फिर अल्मोनियम या जिंक, अभी बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, तो NaOH किस मीडियम, एक्वस मीडियम में, तो यहां सॉल्ट बनाएगा। यहां जो सॉल्ट बनता है ध्यान रखेंगे नाम, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट कैसे लिखेंगे, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। इस सॉल्ट का नाम क्या हुआ बाबू, सोडियम जिंकेट। और साथ में क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बना, और साथ में सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, साथ में यहीं पर NaAlO2 बनेगा, साथ में क्या बनेगा बाबू, NaAlO2, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, प्लस H2 हमारा रिलीज हो जाएगा। और ये दोनों किस फेज में रहेंगे, ये दोनों के दोनों ही हमारे किस फेज में रहेंगे, ए भी एक्वस में रहेगा और ये भी किस में रहेगा, एक्वस में। तो ये भी बात सही है, ये भी एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक वाले जो नेचर के हैं, उनको हम एसिड बेस रिएक्शन से रिएक्शन कराएं तो डाईहाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। दूसरा भी सही है। थर्ड जो ऑप्शन है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड जो ऑप्शन है हमारा आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन इमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स इज ड्यूटोरियम। देखिए जो सी ऑप्शन है वो गलत बात बोला गया है। सी ऑप्शन में आपको क्यों गलत बोला गया है, क्योंकि सी ऑप्शन में बाबू ड्यूटोरियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव नेचर का नहीं होता है। तो मैं थर्ड ऑप्शन 56 का एक्सप्लेन कर रहा हूं, नोट करेंगे आप एक बार। थर्ड ऑप्शन जो है बाबू 56 में, 56 का जो थर्ड ऑप्शन है उसमें ये बात बस आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारे तीन आइसोटॉप्स हैं, जो हमारे तीन आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्रिटियम। फर्स्ट प्रोटियम, तीन आइसोटॉप्स है हमारे पास, प्रोटियम है, ड्यूटोरियम है और ट्रिटियम है। तीन आइसोटॉप्स है, प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्रिटोरियम। प्रोटियम में हाइड्रोजन H11 के फॉर्म में होता, इसमें क्या हो जाता बाबू, 21 के फॉर्म में होता। मास नंबर क्या करेगा, डिफरेंट करेगा, आइसोटॉप्स है तो, और 31 के फॉर्म में हो जाता है। ट्रिटियम है, प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्रिटियम। जो ट्रिटियम होता है ना, इसमें जो ट्रिटियम होता है, ट्रिटियम इज, जो ट्रिटियम फॉर्म है आइसोटॉप्स, जिसको हम 3, 1 और H के फॉर्म में दिखा रहे हैं, ये हमारा रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है बाबू, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव नेचर का होता है ये, और जब ये रेडियो एक्टिव नेचर का हो गया तो यहां बीटा डीके होती है। कौन सा डीके होता है, बीटा डीके, बीटा डीके होता है। और बीटा डीके का मतलब क्या, E-1 से 0, E-1 से 0। और यहां हाफ लाइफ टाइम भी डिफाइन कर देंगे हम, T हाफ लाइफ बोले डिकम्पोजिशन की, तो याद रखिएगा डेटा यहां पर 12.33 ईयर्स होते हैं। कितना होता है, ट्रिटियम रेडियो एक्टिव नेचर का है। कौन सा डीके फॉलो करता है, बीटा डीके। बीटा डीके कैसे पहचानेंगे, E-1 से 0, और T हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, 12.33 ईयर्स। तो हमारा सी जो है वो रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है। और हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम
सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम वेजिटेबल्स ऑयल, ये भी सही है। और जो डी ऑप्शन है, परमिटेड मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग डी आयोनाइज्ड वाटर, जो कि देखिए डी आयोनाइज्ड वाटर के प्रिपरेशन के लिए, नोट करिए इसको, जो डी आयोनाइज्ड वाटर है बाबू, उनकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम जो मेथड यूज करते हैं उसको बोला जाता है आयन एक्सचेंज रेजिन्स मेथड। सी और डी ऑप्शन दोनों को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। उसको बोला जाता है आयन एक्सचेंज रेजिन्स मेथड बोला जाता है। आयन एक्सचेंज रेजिन्स मेथड, आयन एक्सचेंज रेजिन्स क्या बोलते हैं, मेथड बोला जाता है। आयन एक्सचेंज रेजिन्स मेथड ये किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है फॉर डी आयोनाइज्ड वाटर या फिर फॉर डी मिनरलाइज्ड वाटर। किसके लिए यूज करते हैं ये मेथड? फॉर डी मिनरलाइज्ड वाटर के लिए, या फिर और जो आपका ऑप्शन में दिया गया डी आयोनाइज्ड वाटर और डी आयोनाइज्ड वाटर के लिए, ये इनके लिए यूज होता है। आयन एक्सचेंज प्रॉपर मेथड यूज होता है डी मिनरलाइज्ड वाटर या फिर डी आयोनाइज्ड वाटर के लिए। ठीक है, तो हम रिएक्शंस देख लेते हैं इसमें क्या होती है। केमिकल रिएक्शन देखिए, इसमें दो होते हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स होता है और दूसरा एनायन एक्सचेंज रेजिन्स होता है। आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे की कहानी इसमें बताता हूं। इसमें दो होते हैं, इसमें दो, एक कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स होता है और दूसरा एनायन एक्सचेंज रेजिन्स होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है बाबू, इस मेथड में जो आयन एक्सचेंज रेजिन्स मेथड है, इसमें दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट में डिवाइडेड? दो पार्ट में। एक कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स होता है और दूसरा क्या होता है बाबू? एनायन एक्सचेंज रेजिन्स होता है। एनायन एक्सचेंज रेजिन्स होता है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स में जो ग्रुप्स होते हैं वो एसिडिक ग्रुप होते हैं। कैसे ग्रुप होते हैं बाबू? एसिडिक ग्रुप। जैसे एसिडिक ग्रुप में RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड RSO3H, एसिडिक ग्रुप होते हैं। और एनायन एक्सचेंज रेजिन्स में जो ग्रुप होते हैं वो बेसिक नेचर वाले होते हैं। जैसे हम बात करें बेसिक वाले में RNH3OH, ये कैसा ग्रुप है? एसिडिक। ये कैसा है बाबू? एसिडिक। और ये कैसा है? बेसिक। ये कैसा है? बेसिक। ठीक है, तो पहचानेंगे कैसे? ये एसिडिक है और ये बेसिक है। मैं केमिकल रिएक्शन भी लिख देता हूं, इन दोनों की आप लिखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन लिखेंगे आयन एक्सचेंज रेजिन्स में, तो कैटायन का क्या लिखेंगे? कैटायन में क्या होता है बाबू? एसिडिक पार्ट होता है। जब एसिडिक पार्ट होगा तो केमिकल रिएक्शन क्या चालू होगा? केमिकल रिएक्शन यहां से क्या आएगा जरा देखिएगा। तो हार्डनेस के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम हम यूज करते हैं। तो R, अगर हमने ये लिया COH प्लस क्या बाबू? Ca+2, कैल्शियम भी ले सकते हैं या फिर मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो मैंने दोनों यहीं पर ले लिया, Mg+2। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? ब्रैकेट में RCOO होल ट्वाइस Ca, या फिर क्या बनेगा? Mg। कैल्शियम लेंगे तो कैल्शियम या फिर Mg लेंगे तो Mg। और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा बाबू? साथ में H+ यहां से रिलीज हो जाएगा। साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? H+। देखिए यहां से हमें क्या मिला? H+ मिल गया, H+ मिला। बैलेंस कैसे किया? यहां पर चार्ज क्या आएगा? -1, और यहां पर क्या आएगा? +1 आएगा। तो इसीलिए यहां पर क्या आ गया? बैलेंस करने के लिए 2 आ गया। RCO का होल ट्वाइस Ca। समझ गया? ये तो हो गया किस में? एसिडिक वाले पार्ट में, यानी कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स में। और एनायन एक्सचेंज रेजिन्स में हम क्या लाते हैं? बेस। तो बेस लाएंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा? OH-, तो रिएक्शन करा देंगे। दूसरा रिएक्शन इसका बाबू RNH3OH
जब ये ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा, OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा ये, और साथ में Cl माइनस हम लेकर आए हैं तो ये क्या बना देगा, RNH3Cl बन गया, और आपको क्या मिल गया, OH माइनस। देखिए यहां से H प्लस मिला और यहां से OH माइनस मिला, तो इसी तरह हम हार्डनेस को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक, तो डीमिनरलाइज्ड वाटर या डीआयोनाइज्ड वाटर के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज रेजेंस मेथड, सबसे अच्छा मेथड है। तो ये आपका डी ऑप्शन भी क्या हो गया, परमिट्यूट मेथड। परमिट्यूट मेथड में हम सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट यूज करते हैं, ठीक है, Na2Al2Si2O8, तो ये ज्यादा सुटेबल ऑप्शन नहीं है, तो ये ज्यादा सुटेबल आयन एक्सचेंज रेजेंस मेथड वाला ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है यहाँ पर। तो ये हमारा डी भी रॉन्ग हुआ, और लास्ट जो हमारा मेथड है वो तो सही है। लास्ट जो बोला गया आपको, क्या बोला गया है बाबू, सिंपल सा कहानी है ये कि अपने हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी में रिएक्शन पड़ा है लास्ट ऑप्शन के लिए कि वेजिटेबल्स ऑयल्स पर वेजिटेबल्स ऑयल पर H2 की अगर हम रिएक्शन कराएं तो निकेल कैटलिस्ट में रिएक्शन होती है। निकेल एज ए कैटलिस्ट हम यूज करते हैं यहाँ पर, निकेल एज ए कैटलिस्ट। तो ये क्या बन जाता है बाबू प्रोडक्ट में, वनस्पति घी या फिर फैट्स बोल सकते हैं। तो ये तो बात सही है, लास्ट ऑप्शन भी सही है, हाइड्रोजन इज टू मेक सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम ऑयल्स, तो सही है ये बात। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्वेश्चन में क्या है बाबू, 65 जो क्वेश्चन है हमारा सिंपल सा पूछा गया कि प्योर हाइड्रोजन आपको लाना है। तो प्योर हाइड्रोजन के लिए एनसीईआरटी में गिवन डेटा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, किससे इलेक्ट्रोलाइसिस आएगा बाबू, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्वस इन, किसमें लाना है ये, इन वार्म सॉल्यूशन में। तो यहां से जो हमें हाइड्रोजन मिलेगा इन वार्म सॉल्यूशन, इस जो इलेक्ट्रोलाइसिस से जो हाइड्रोजन मिलेगा जिसकी प्यूरिटी काफी हाई होती है, नियर अबाउट 99.95% होता ही है। तो यहां से हमें ये क्या मिल जाएगा, प्योर हाइड्रोजन मिल जाएगा, हाई प्यूरिटी, तो 99.95%, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वार्म सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, और यहां हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, निकेल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड कौन सा यहां यूज करेंगे इस इलेक्ट्रोलाइसिस में, निकेल का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, तो हमें प्योर हाइड्रोजन मिलेगा। और ये कौन सा मेथड है बाबू, ये कॉमर्शियल मेथड है, या कॉमर्शियल मेथड बोलिए या फिर इंडस्ट्रियल मेथड बोलिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए ये मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल या फिर कॉमर्शियल मेथड है ये, प्योर हाइड्रोजन बनाने का ये तरीका है। अगला जो क्वेश्चन है, द मेटल सॉल्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर यूजिंग क्लार्क्स मेथड, ठीक है। 71 क्वेश्चन नोट करेंगे। देखिए 71 में बाबू जो पूछा गया है आपसे, में जो पूछा गया है, में क्लार्क्स मेथड। देखिए सबसे पहले क्लार्क्स मेथड में जो आपका ये क्लार्क्स मेथड में क्वेश्चन नंबर है ये 71। क्लार्क्स मेथड में दो चीज को हम यूज करते हैं, कौन कौन सा, सिलेक्ट लाइम भी यूज कर सकते हैं आप, और दूसरा बाबू क्विक लाइम भी यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट लाइम या फिर क्विक लाइम। सिलेक्ट लाइम किसको बोलेंगे बाबू, क्विक लाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को,
कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, तो क्लार्क्स मेथड में अब मान लीजिए हमें क्या लाना है, हार्डनेस हम रिमूव करेंगे तो क्या रहेंगे, कार्बोनेट रहेंगे या बाई कार्बोनेट रहेंगे। समझ गए कि नहीं? तो वही जो ऑप्शन में आपके दिया गया है कि द मेटल सॉल्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर, जो सॉल्ट फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात ये होती है कि क्लार्क्स मेथड जो यूज किया जाता है वो हार्डनेस हटाने के लिए होता है। तो ये जब हम हार्डनेस क्रिएट कौन करते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स करते हैं, बाई कार्बोनेट। तो यहां ध्यान देना होगा आपको। एक तो हम इसको क्या बोलेंगे बाबू, क्विक लाइम बोलेंगे, क्विक लाइम बोलेंगे। और दूसरा जो हम यहां पर लाते हैं सिलेक्ट लाइम लाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है, सिलेक्ट लाइम है। क्विक लाइम या फिर बाबू सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम, क्विक लाइम या फिर सिलेक्ट लाइम। तो जो फर्स्ट रिएक्शन यहां पर होगी क्लार्क्स मेथड में, तो जैसे हम बाई कार्बोनेट यूज किए। ठीक है, तो CaHCO3 होल ट्वाइस। क्यों बाई कार्बोनेट यूज किए सर? क्योंकि क्लार्क्स मेथड जब हम हार्डनेस में रिमूव करते हैं तो कैल्शियम के सॉल्ट या मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, उसके साथ एनायन क्या होते हैं, सल्फेट, बाई कार्बोनेट, ये सब एनायन होते हैं। ठीक है, जब हम इस मेथड को यूज करेंगे, और सबसे खास बात ये है कि ये जब हार्डनेस रिमूव करता है बाबू, तो किसके लिए यूज होता है, ये भी किसके लिए यूज होता है, बॉइलिंग से तो हम टेम्पोररी हार्डनेस यूज करते हैं, और क्लार्क्स मेथड से हम परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से बाई कार्बोनेट लिया और प्लस, मान लीजिए दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस सॉलिड फॉर्म में, या इसकी जगह आप कैल्शियम ऑक्साइड भी ला सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, Ca क्या बन जाएगा ये बताइए, बाई कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनेट में, और साथ में यहां से क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या मिला, 2 मोल ऑफ CaCO3 प्रेसिपिटेट के रूप में बैठेगा। अब प्लस क्या मिल जाएगा, वाटर हमारा क्या मिल जाएगा, एज ए मिल जाएगा, जो कि हार्डनेस को रिमूव करता हुआ आपको दिख रहा है। सेकेंड रिएक्शन सेम टू सेम हो जाएगी, पहला CaCO3 मिलेगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है, और सेकेंड में बाबू जो मिलेगा, अगेन हम अगर मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट लाते हैं और यहां पर ये लाते हैं, तो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा वो CaCO3 का होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हम यहां पर Mg कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों यूज करेंगे, HCO3 होल ट्वाइस लाए और साथ में सेम रिएक्शन को कंटिन्यू किए CaOH का होल ट्वाइस लाकर, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए यहां पर भी जो पीपीटी बनेगा वो किसका बनेगा, CaCO3 का बनेगा। किसका बनेगा बाबू, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ही बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस, साथ में क्या बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, और साथ में यहां एज ए वाटर मिल जाएगा हमको। तो आप देख रहे हैं ये हमारा क्लार्क्स मेथड में दोनों रिएक्शन होती है, तो एज ए कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की पीपीटी मिलती है, क्योंकि ये फैक्टर डिपेंड करता है किस पर बाबू, सॉल्युबिलिटी के आधार पर। ये रिजल्ट किससे डिसाइड होता है, सॉल्युबिलिटी के आधार पर। तो ये हमारा बात कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो गया, 2। फिर इसके बाद आते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला जो क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा ये नोट करेंगे, नोट करेंगे 80 क्वेश्चन जो है बाबू, 80 क्वेश्चन में ये बोला गया आपसे 80 क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहला बात डाइहेड्रल एंगल जो होता है, क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर रहे हैं, ये O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन H और ये H। ठीक है,
ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारा, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। अब सुनिएगा, तो जो डाईहेड्रल एंगल पूछा गया उन्होंने, डाईहेड्रल का मतलब क्या है? डाईहेड्रल, डाई मतलब क्या होता है बाबू? दो, टू, और हेड्रल का मतलब क्या होता है? फेस। द एंगल बिटवीन टू फेसेस इज कॉल्ड डाईहेड्रल एंगल। द एंगल बिटवीन टू फेसेस इज कॉल्ड डाईहेड्रल एंगल। टू फेसेस यानी जैसे ये हमारा मान लीजिए प्लेन है, तो ये जो एंगल होगा इसी को हम क्या बोलते हैं? डाईहेड्रल एंगल, या इसी को हम बोलते हैं टॉरिशनल एंगल। इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू? टॉरिशनल एंगल, डाईहेड्रल एंगल या फिर टॉरिशनल एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है आपको, ये जो डेटा दिया गया द हाइड्र H2O2 में गैसियस फेज में, जो गैसियस फेज है वो डेटा गलत है। यहां पर आपको यहां से ये एंगल बतानी, ये वाली, इसी को बोलेंगे डाईहेड्रल एंगल। तो H2O2 में बाबू सॉलिड फेज में जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90.2। सॉलिड फेज में जो एंगल होता है वो सॉलिड फेज में कितना होता है? 90.2 डिग्री होता है। ठीक है, और जो सॉलिड फेज में है, ये वैल्यू किस में है बाबू? सॉलिड फेज में 90.2। और जो ये एंगल अगर गैसियस फेज में डिफाइन करेंगे तो ये होता है 111.5 डिग्री। ये किस में होता है? गैसियस फेज में डिफाइन है 111.5 डिग्री। किस में है बाबू? ये गैसियस फेज में। तो जो हमारा रीजन का स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने गैसियस फेज में 90.2 दिया है। ठीक है, तो हमारा एसर्शन वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। रीजन क्या पूछा गया है कि चेंज, जो एंगल में चेंज आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। तो ये बात सही है, क्यों आएंगे? देखिए, हमें मालूम है अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होता है? आयोनिक जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बाबू सबसे ज्यादा किस में होता है? अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, देन गैस में होता है। अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में? सॉलिड में, देन गैस में। अगर मान लीजिए कोई चीज अट्रैक्ट हो रहा है, दोनों पास आ रहे हैं, जब पास आ रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? यहां बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीजेज। जब बॉन्ड लेंथ ओ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? सॉलिड फेज में कम, क्योंकि सॉलिड फेज में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन ज्यादा है। अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। अब बॉन्ड लेंथ कम है तो यहां ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर भी है। कितने लोन पेयर हैं? दो। यहां लोन पेयर भी है बाबू, लोन पेयर, यहां पर भी लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। कितने लोन पेयर है? दो लोन पेयर है। इन लोन पेयर के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। और जब लोन पेयर रिपल्सन हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल यहां क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा सॉलिड फेज में, और यहां क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सेम रीजन क्या हो जाएगा? गैसियस फेज में। गैसियस फेज में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? सॉलिड फेज से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई किसमें? गैसियस फेज में। तो थोड़ा सा रिपल्सन का फैक्टर क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इसीलिए जो चेंजेज आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? अट्रैक्शन, आयोनिक अट्रैक्शन की वजह से, जो कि सॉलिड की ज्यादा होती है गैस से। जब सॉलिड की अट्रैक्शन ज्यादा है, दो चीज पास आएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा तो रिपल्सन का फैक्टर ज्यादा होगा, और फैक्टर ज्यादा होगा तो यहां एंगल बढ़ जाएगा। जब ये एंगल बढ़ जाएगा तो यहां एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर चेंज किसकी वजह से आ रहा है बाबू? डिफरेंस इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर नंबर 4 एसर्शन फॉल्स हो जाएगा और रीजन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला जो इसमें क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे बाबू 98 क्वेश्चन। 98 में 98 नोट करिए जरा। 98 में 98 जो बोला गया है
देखिए 98 में क्या बोला गया है कि कौन सा इसमें रिएक्शन वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, आसान है, अपने हाइड्रोजन में पढ़ा भी है। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या होता है, वाटर गैस, तो CO अब प्लस क्या लेंगे, गैसियस फॉर्म H2O, गैसियस फॉर्म में लेंगे, रिएक्शन करा देंगे। आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट यूज करते हैं, Fe2CrO4 होल थ्राइस। आयरन क्रोमेट, आयरन क्रोमेट ध्यान रखना होगा, यहां पर आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट यूज किया जाता है यहां पर, ठीक है ना। आयरन क्रोमेट Fe2CrO4 का होल थ्राइस। और नियर अबाउट हम टेम्परेचर की बात करें तो 450 डिग्री सेल्सियस, यस 473 केल्विन। तो ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, तो फाइनली प्रोडक्ट हमारा CO से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, CO2 में। तो फाइनली जो प्रोडक्ट आ गया, क्या आ गया बाबू, CO2 गैस और प्लस क्या रिलीज हो जाएगा, H2। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है। और इससे पहले इसकी अगर कोयल गैसिफिकेशन होता तो कोयल गैसिफिकेशन में क्या करेंगे, कार्बन रिएक्शन किससे करा देंगे, H2O से, और जो फाइनल यहां इक्वेशन लिखेंगे, ये रिएक्शन नियरली 1240 केल्विन पर। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनता है, पहले ये बन जाता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस यहां से क्या बन जाता है, H2, ठीक है। तो ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन हो गया। और ये क्या हो गया, कोल गैसिफिकेशन हो गया, कोल गैसिफिकेशन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन और ये कोल गैसिफिकेशन। अब देख ले रहे हैं, आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो डिस्कशन था हमारा 98 था। अगला जो क्वेश्चन नंबर है 99। 99 में क्या है बाबू, 99 में आसान है। जो 99 हमारा है सिंपल सा, इसमें क्या पूछा गया है, अमॉन्ग द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ वाटर विथ लोवेस्ट आयोनिक कंडक्टेंस। आयोनिक कंडक्टेंस, आयोनिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या रिजल्ट लिख दे, नंबर ऑफ आयंस। आयोनिक कंडक्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे बाबू, नंबर ऑफ आयंस के, ठीक है। तो जिसमें आयंस ज्यादा हो जाएंगे उसकी आयोनिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो डिस्टिल्ड वाटर, आप सोचिए डिस्टिल्ड वाटर मतलब वाटर को प्यूरिफाई कर रखा गया है। तो डिस्टिल्ड वाटर में आपको सिर्फ क्या मिलेगा, बाकी के जो सॉल्ट होंगे वो बाहर हो जाएंगे, सिर्फ क्या मिलेगा आपको, H+ और OH-, दो ही एनायन मिलेंगे। बाकी को हमने क्या किया है, डिस्टिल कर लिया, मतलब प्यूरिफाई करके जो दूसरे सॉल्ट है उनको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इसमें यही मिलेंगे H+ और OH-। बट जो सेलाइन वाटर है या जो वाटर फ्रॉम वेल है उसमें अलग अलग मिल सकते हैं, उसमें अलग अलग एनायन मिल सकते हैं। जैसे हम बात करें सेलाइन वाटर में Na+ मिल जाएगा, Cl- मिल जाएगा, Ca+2 मिल जाएगा, Mg+2 मिल जाएगा, सल्फेट मिल जाएगा, SO4 2-, ये सब एनायन मिल जाएंगे क्योंकि इनको डिस्टिल नहीं किया गया। Na+, Cl-, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब एनायन मिलेंगे। तो एनायन की कंटेंट यहाँ पर ज्यादा है। जब एनायन की कंटेंट ज्यादा हो, आयोनिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बट डिस्टिल में हमने क्या किया है, बाकी जितने भी एनायन है उनको हमने प्यूरिफाई करके क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो यहाँ H+ OH- से मिलेंगे, यानी यहाँ सबसे कम एनायन मिल रहे हैं। तो इनकी आयोनिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, सबसे लो हो जाएगी, ठीक है। और सी वाटर, वाटर फ्रॉम वेल, सी वाटर भी क्या होता है, सेलाइन होता है। तो सी वाटर है, सेलाइन वाटर या सी वाटर में ये सब एनायन की पॉसिबिलिटी है। और वेल वाटर में क्या हो जाएगा, तो वेल वाटर में, वेल से अगर हम बात करें वो, तो वहां पर भी सेम जैसे H+ मिल जाएगा, आर्सेनिक का कंटेंट मिल जाएगा आपको, उसमें आयरन मिल जाएगा, ये सब एनायन आपको मिल जाएंगे वेल वाटर में, ठीक है। तब पर भी यहाँ एनायन क्या हो रहा है, ज्यादा आ जा रहा है। तो आयंस ज्यादा आ जा रहे हैं, यहां पर आयंस ज्यादा आ जा रहे हैं क्योंकि वाटर के H+ OH- के साथ यहां पर वेल वाटर में
और दूसरे आयन भी हो सकते हैं, आर्सेनिक का हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, आयरन हो सकता है, ये सब बाहर नहीं हुए अभी, ये सब आयन प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन डिस्टिल वाटर में बाकी सारे आयंस को क्या कर दिया है हमने, अलग कर दिया है प्यूरिफाई करके, सिर्फ H+ और OH- बचा है। तो आयन सबसे कम यहां बचे हैं, इसीलिए इनकी आयोनिक कंडक्टेंस क्या होगी, लो होगी। ठीक है, तो ये आपका पेपर का डिस्कशन था हमारा। थैंक यू।